गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ नेचुरल गिफ्ट चैनल में आप सबको। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं और हम इनको कूड़े में फेंक देते हैं, मगर इनके इस्तेमाल और फ़ायदे और नुकसान का इल्म हमें नहीं होता। वो देखने को तो हमें कूड़ा ही नज़र आती हैं। ऐसी ही मिसाल है राख, ऐश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं राख, पंजाबी में बोलते हैं सवा। ये मेरे सामने पड़ी हुई है, ये राख है। जी हाँ, लकड़ी की राख। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो कोयला भी बन जाता है और राख भी। मगर आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ये कोयले और राख में फ़र्क है। कोयले और राख में जो है फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप पर मेंशन करूँगा और उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो पहले इस राख के बारे में, इस ऐश के बारे में, प्लांट बेनिफिट के बारे में मैं कुछ डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। तो ये मैं बता रहा था, ये लकड़ी की राख है, इसके प्लांट पर बहुत फ़ायदे हैं। दोस्तों, अक्सर गांव में गोबर के उपले भी जलाए जाते हैं। इनकी राख भी वैसी है कि जैसे लकड़ी की राख। ये नहीं कि आप दोनों में कोई फ़र्क समझने लगे। गोबर की उपलों की खाद या लकड़ी की खाद एक ही चीज़ है, जो आप इसको प्लांट के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर ये ना हो कि कपड़ा जलाकर उसकी राख या प्लास्टिक जलाकर, क्योंकि वो जब जलेगा कपड़ा और प्लास्टिक तो भाई राख भी उसकी तो बनेगी ना। नहीं, ये सिर्फ लकड़ी और उपलो दो चीज़ें हैं। ये आप पर मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ, आपको किसी ने पहले ये चीज़ नहीं बताई होगी। दो चीज़ें, लकड़ी और उपले, इसकी राख प्लांट बेनिफिट के लिए होती है। ये नहीं कि आप कपड़े जलाकर या प्लास्टिक जलाकर उसकी जो राख बनती है वो यूज़ कर लें। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल पर। शहर के लोगों को ये ज़रा मुश्किल मिलती है, मगर हम जैसे गांव के लोग इसको रोज़ाना कूड़े में फेंकते हैं, क्योंकि शहरों में घरों में लकड़ी नहीं, गैस जलाई जाती है। इनको आप प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है, जो पोटाशियम है वो काफ़ी होती है। दोस्तों, मैं आप पर ये बात भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये राख है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो 0% है और जो फास्फोरस है वो 1% है और पोटाशियम 3% है। इसका मतलब है कि इसमें पोटाशियम सबसे ज़्यादा है। जो फूलों का साइज़ कम हो या सब्ज़ी का, उनको इंक्रीज़ करने के लिए, इसके फूल ज़्यादा लगें, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर इसको लहसुन जो होता है, थोम, तो इसकी फसल में डालें तो लहसुन की गट्टियाँ बड़ी साइज़ की होती हैं, क्योंकि इसमें 1% फास्फोरस जो है वो, लहसुन जो है वो ज़मीन के अंदर रूट से ही पैदा होता है, उसके बल्ब बनते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर पुराने लोग थे जो लहसुन की फसल में इसका इस्तेमाल बहुत करते थे। इसके अलावा ये फंगीसाइड भी है। अगर आपके गमलों में ग्रीन मॉस जम जाती है तो 1 टीस्पून छिड़क कर गुड़ाई कर दें। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सूरजमुखी की मैंने 2 सीड इसमें लगाए थे। तो चलो ये देखें, पानी की वजह से, ख़ासकर ये सावन के महीनों में, ये देखें ऊपर हल्की हल्की, अभी पूरी नहीं हुई, ग्रीन मॉस ही जमी है। तो अक्सर गमलों में ये शिकायत हो जाती है ओवर वाटरिंग की वजह से। आप इस पर थोड़ा सा ये ऐसे छिड़क लें, तो इससे ये है, ग्रीन मॉस बिल्कुल नहीं आएगी। और दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि ये फंगीसाइड भी है, तो इसको आप फंगीसाइड मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
اور یہ کافی عرصہ بھی آپ کے پاس پڑی رہے تو یہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو فنگی سائڈ ہوتی ہے یہ ایکسپائر نہیں ہوتی، فنگی سائڈ چیز جو بھی ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوتی۔ تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس پر، اگر آپ کو بیج کوئی بھی سیڈ کسی قسم کا بھی ہو تو وہ آپ کو سٹور کرنا ہو تو آپ اس پر یہ ایش جو ہے اس پر کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس جو ہیں یہ سن فلاور کے سیڈ ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ آؤٹ سیزن ہو گیا ہے، اس کو میں جو سٹور کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر فنگس نہ لگے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، تھوڑے سے سیڈ لیں، اس کو گیلا کریں، تو بیج لے کر اس کو آپ نے تھوڑا سا گیلا کر دینا ہے۔ یہ تھوڑے سے گیلے ہو گئے تو اس پر تھوڑی سی یہ جو ایش ہے اس پر ڈال دیں اور اس کو یوں چھڑک لیں تاکہ شیک کریں، تاکہ ساری ایش ان سیڈز پر جو گیلی ہونے کی وجہ سے پیسٹ ہو جائے، چپک جائے۔ تو اب یہ ہے، یہ دیکھیے یہ ان پر یہ ایش جڑ چکی ہے، پیسٹ ہو چکی ہے، چپک چکی ہے۔ تو ایسے ہی آپ کر کے اب ان سیڈز کو آپ نے دھوپ میں جو ہے ڈرائی کر لینا ہے۔ جب ڈرائی ہو جائے گا تو آپ اس کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر ایسے سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرائی ہونے کے بعد یہ جو راکھ چپکی ہوئی ہے، یہ زیادہ جو چپکی ہوئی ہے وہ تو اتر جائے گی، لیکن اس پر باریک سی تہ ایک جو ہے وہ اس کی ایش کی رہ جائے گی۔ اس طرح دوستو آپ اس کو بطور فنگی سائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو پلانٹ کے بینیفٹس کے لیے کہ پلانٹ کو کیلشیم ملے، فاسفورس ملے اور اس کے فروٹس اور فلاور کا سائز بڑا ہو، تو وہ میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے، یہ پریکٹیکل کر کے کہ ماؤس کے لیے بھی یہ ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑی سی اور ڈال لیں، جیسے کہ یہ سورج مکھی کے سیڈ ہیں، ان کو ایک اس طرح ڈال کر آپ اس کی ہلکی ہلکی سی گڈائی بھی کر سکتے ہیں۔ خاص کر یہ ٹماٹو پلانٹ اور چلی پلانٹ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو زیادہ ہی کچھ فاسفورس اور کیلشیم اور پوٹاشیم چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو مٹر اور مرچ کے پلانٹ ہیں تو ان میں آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں، یہ ساتھ میں فنگی سائڈ کا کام بھی دے گی اور کیلشیم فاسفورس بھی ملے گا، تو 3 in 1 کام ہو جائیں گے آپ کے، یہ دیکھ لیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بتاتا ہوں، تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے یہ آپ نے کسی بھی فلاور یا ٹماٹو پلانٹ میں یہ یوز کی ہے، اگر اس کی آپ گڈائی یہ ڈالنے کے بعد نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پانی دے دیں، کیونکہ اس میں دھیرے دھیرے پلانٹ کو جو ہے وہ پوٹاشیم ملتی رہے گی اور پلانٹ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس سے جو اس کو ضرورت ہوگی وہ پوٹاش حاصل کرتا رہے گا۔ تو دوستو یہ راکھ جو ہوتی ہے لکڑی جلی، اس میں کوئلہ وغیرہ مکس ہوتا ہے، تو آپ اس کو چھلنی سے چھان لیجئے گا، کیونکہ یہ آلریڈی جو میرے پاس چھلنی ہے اس سے میں نے چھان لی تھی۔ میرے دوستو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں مرچ پلانٹ کی جو ویڈیو بنائی تھی، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس چلی پلانٹ کو پودے کو میں نے شروع ہی سے پوٹاشیم سلفیٹ دیا ہے اور اب بھی دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں میرے پاس پوٹاشیم سلفیٹ نہیں تھی، مگر اب جیسے میں نے اس پلانٹ کو یہ ایش دی ہے، یہ بھی اس میں پوٹاشیم سلفیٹ ہے، پوٹاشیم ہے، اس میں فاسفورس بھی ہے۔ آپ بس ویسے ہی اس کو 1 ٹی سپون ہر 15 دن بعد جو پلانٹ ہے سبزی کے، خاص کر چلی کے اور ٹماٹوز کے، ان کو دے دیا کریں، کیونکہ اس میں قدرتی طور پر پوٹاشیم موجود ہے۔
अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी मिर्ची के प्लांट वाली के लोग, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे ये लोकल लोग हैं जो इनका पुराना ख्याल है कि मिर्ची घर में नहीं होती क्योंकि औरतों का साया पड़ता है, इसलिए मिर्ची नहीं होती, ऐसी मनगढ़ंत बातें। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर वीडियो के ऊपर कार्ड में मैंने शामिल कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। अब वो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो ये है कि हर 15 दिन बाद इस राख का इस्तेमाल करें। अगर आपके प्लांट क्यारी में भी हैं तो इन पर राख छिड़क कर पानी लगाएं, तब भी इसका असर पौधों को मिलता रहेगा। फंगस के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर फंगस जो है वो गुलाब के पौधों पर आता है, तो गुलाब के पौधों पर भी ये छिड़क दिया करें, फंगस ख़त्म हो जाएगा। ये राख जो है एंटी फंगस है। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। बीज पर लगाने का तरीका भी आपको मैंने जो है वो बता दिया है, और इसको धूप में सुखाने के बाद आप बीज को स्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको सॉइल में कैसे यूज़ किया जाए ताकि सॉइल जो है वो सॉफ्ट रहे। सीडलिंग के लिए आपने जो सॉइल तैयार करनी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये आप समझ लें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी कि नामयाती कुदरती फर्टिलाइज़र है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए ये जो मेरे हाथ में टीस्पून है, ये 6 अदद टीस्पून मैंने मिट्टी के, जो छनी हुई मिट्टी थी मेरे पास, बिल्कुल सादा मिट्टी है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र मौजूद नहीं है, ना ही कावडंक है। ये मैं अपनी सीडलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। भालू मिट्टी है ये फील्ड सॉइल नहीं है। ये सीडलिंग के लिए ज़्यादातर मैं जो है भालू मिट्टी ही यूज़ करता हूँ। ये देखें नहर की लाई हुई भल है, इसको मैंने छाना था। ये टीस्पून 6 अदद हैं, तो आपने 3 1 के हिसाब से ये राख है इस सॉइल में मिक्स करनी है। वो कैसे, यानी कि 3 चम्मच इस मिट्टी के और 1 चम्मच इस राख का, तो ये 6 हैं। इस रूह से इसमें इस फिगर के हिसाब से ये इसमें टीस्पून 2 आ जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप 3 1 के हिसाब से ये इनका रेशो बना सकते हैं। इससे मिट्टी आपकी जो है वो वेल ड्रेनिंग सिस्टम बन जाएगा। जैसे इसमें रेत मिक्स करते हैं, तो रेत मिक्स करने की आपको इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो सैंड होती है वो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये सॉइल मीडिया तैयार हो जाएगा राख में। यही समझ लें कि ये इसमें हमने डीएपी मिक्स की है। ये देखें, आप इसको ऐसे मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें मैं कप में डालूँगा क्योंकि इसमें मैंने वो करना है, कोई बीज उगाना है। ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये मेरी तैयार भी हो गई है और आपको भी दिखा दिया है। ये इसमें मैं डालूँगा क्योंकि इसमें मैंने कोई सीडलिंग करनी है। इस कप में किसी फ्लावर की है। ओके, तो दोस्तों इस राख के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। अगर कोई आपको बात समझ नहीं आई या आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो जो है इन कमेंट्स बॉक्स उसमें आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं। उसमें अपनी राय फीडबैक अपने देनी हो जो आपने, तो वो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते हैं, उनके लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके कोई बात ना पूछा करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैसेज करने से वो पर्सनल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक पेज जो मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर जो है आप कमेंट्स किया करें, या वीडियो के नीचे जो होता है बॉक्स, कमेंट्स बॉक्स, वहाँ पूछा करें ताकि सबके सामने वो क्वेश्चन हो या राय हो
تاکہ سب پر وہ آپ کا کویسچن جو ہے وہ مینشن ہو جائے. اس طرح وہ سیکرٹ بات نہیں رہتی. اگر آپ واٹس ایپ پر مجھے کچھ پوچھتے ہیں تو صرف آپ تک ہی محدود رہے گا، اس کی لمٹ آپ تک ہی رہے گی. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے واٹس ایپ پر کم ہی آپ بات کیا کریں مجھ سے. تو اوکے، تو دوستو اب مجھے اجازت دیجیے، ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کر لیں. اوکے، تو خدا حافظ.